हिंदुस्तान पर अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमान उसकी आंख में उसकी गर्दन को काट देंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आमिर सुहेल बिदरी 9 न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी एक इंटरव्यूज़ की सीरीज़ चल रही है सभी सियासी जो लीडर्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ मौजू पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद है बिदर के AIMIM के अध्यक्ष मंसूर कादरी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं मंसूर कादरी साहब का हमारे चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कादरी साहब, कुछ सवालात और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे हासिल करनी थी हमसे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर तलब किए हैं। जैसे कि आप बिदर में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा एक सरगर्म चल रहा है, वो है मिनी विधानसभा का मुद्दा। तो उस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है सर? देखिए, मजलिस का स्टैंड किसी भी इशू पर बिल्कुल क्लियर है। हम हर बार अपनी बात को बदल कर नहीं पेश करते। ये जो मिनी विधानसभा है, इसके बारे में कई साल पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हो चुकी। मौजूदा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जगह पर उसके आतराफ के जो सरकारी दफातर हैं उन सबको मिलाकर वहीं पर मिनी विधानसभा बनाने का प्रपोजल पास हुआ। उसका प्लान बनाया गया, उसका एस्टिमेट बन गया, बजट सैंक्शन हो गया। काम शुरू होना ही था कि उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट के मिनिस्टर जनाब ईश्वर खंडरे ने अचानक एक प्रपोजल रखा कि मिनी विधानसभा वहाँ चिकपेट पर बननी चाहिए। उनके इस प्रपोजल पर कई लोगों ने एतराज किया, खासतौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना एहतजाज दर्ज कराया और बात फिर जहाँ की वहाँ रह गई। और अब जो मौजूदा बीजेपी हुकूमत है, इसके जिला इंचार्ज मिनिस्टर जनाब प्रभु चौहान साहब ने फिर एक नया शोशा छोड़ा कि मिनी विधानसभा कोलार के पास बनेगी। तो ये जो बातें हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे कर्नाटका में हर तरफ, हर तालुके में तकरीबन जगह मिनी विधानसभा तामीर हो चुकी है। सिर्फ बीदर का ही काम ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी यहाँ के MLA जनाब रहीम खान साहब के साथ थोपना चाहूँगा, क्योंकि गुज़िश्ता 7-8 सालों से वही यहाँ पर MLA है। अगर वो इस मामले में दिलचस्पी लेते तो कब के ये काम शुरू भी हो गया होता और अब तक पाए तकमील को पहुंच जाता और ये कोई इशू नहीं रहता। मेरी समझ में ये नहीं आता कि बार बार हर आदमी अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से क्यों बात करता है। जब ईश्वर खंडरे साहब ने मिनी विधानसभा को चिकपेट पर ले जाने की बात की, तो यही रहीम खान साहब जो आज कोलार पर जाने की मुखालिफत कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये मुखालिफत उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं की जब ईश्वर खंडरे ने चिकपेट पर लेके जाने की बात की? क्या इसलिए नहीं की कि उस वक्त कर्नाटक की में कांग्रेस की हुकूमत थी और ईश्वर खंडरे कांग्रेस के MLA थे? आज मुखालिफत क्या इसलिए कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत बीजेपी की है और इसके जो वजीर हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं? तो ये मुखालिफत पार्टी लेवल की है या अवाम के लिए है? मैं ये समझना चाहता हूँ। ये जो अभी आप बता रहे हैं मिनी विधानसभा, ऑलरेडी इसका जो है प्लान हो चुका था। तो ये सिर्फ डिले होने की वजह से वक्त ब वक्त उसको बदला जा रहा है। इसको फौरी इसको शुरू कर देना चाहिए और ये बीदर का इशू है। बीदर के MLA को इसका हक होना चाहिए कि कहाँ पर बने, कहाँ पर ना बने। बीदर की अवाम की पसंद के एतबार से उसका अवामी नुमाइंदा तय करेगा कि ये मिनी विधानसभा कहाँ बनेगी। रही बात यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास बनने की, तो मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, ये रेलवे स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस पर है। लोग हुमनाबाद से या भालकी से या दूसरे मुकामात से अगर ट्रेन के जरिए आते हैं तो उन्हें किसी किस्म के खर्च के बगैर, ऑटो के खर्च के बगैर और 2 रुपये खर्चा करे बगैर वो सीधा ऑफिस को पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर बनता है तो उनके लिए फिर मजीद एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। सामने लोकल बस स्टैंड है, बस से के जरिए आ सकते हैं। बाजू में अदालत है, तहसील ऑफिस है और ये पूरे सिटी के खल्ब में वाक़ है।
ओल्ड सिटी भी उसको उतना ही पड़ता है, न्यू सिटी का गुम्पा वगैरह का एरिया भी उतना ही पड़ता है, शिवनगर नौबाद वगैरह भी उतना ही पड़ता है। हर तरफ से आप आएंगे तो उतना ही पड़ेगा। अगर इसको कहीं दूसरे मुकाम पर लेके जाने की बात करते हैं तो यहाँ के तमाम रहने वालों के लिए बड़ी दुश्वारी की बात है। नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही आपने खालिद साहब कि ये पहले ही डिसाइडेड था कि ये कहाँ बनना चाहिए था, सिर्फ उसको डिले करने की वजह से, उसको बहुत ज़्यादा डिले करने की वजह से जो है ये यहाँ तक आ चुकी है बात, जो अभी फिलहाल कोलार में शिफ्ट करने की बात हो रही है। तो बिल्कुल इस पे एहतजाज होना चाहिए और सीधे डायरेक्टली सवाल हाजी साहब कर रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से सवाल ये कर रहे हैं कि इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के प्रेजेंट एमएलए रहीम खान साहब के ऊपर होगी। तो खाजी साहब, मैं और कुछ और बातें आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि ये मौजूदा भी सरकार के नए सीएम साहब आए हैं बोम्मई सर, तो उनके ताल्लुक से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सर? मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा। बात यह है कि जो बीजेपी के लोग हैं दे आर इंडिविजुअली वेरी गुड बट कलेक्टिवली वेरी बैड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शख्सी तौर पर अगर हम देखेंगे तो यकीनी तौर पर ये बड़े अच्छे किरदार के लोग हैं, लेकिन जब मिलकर बैठते हैं तो हमेशा साजिशें और फिरका परस्ती की बात करते हैं। अगर अलग अलग बात करेंगे तो उनके अंदर कोई फिरका परस्ती नहीं है, वो बिल्कुल सेकुलर और बहुत अच्छे लोग हैं। या सर बोम्मई साहब भी जनता दल से होकर आए हैं, हमने उनको देखा है, वो बहुत सेकुलर और बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि साबिका में बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे येडियुरप्पा ने, जो हालांकि वो भी बहुत सेकुलर आदमी थे, केजेपी जब उन्होंने लॉन्च की तो उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत श्रीरंगपट्टनम मैसूर से की, जहाँ पर टीपू सुल्तान के मकबरे पर जाकर टीपू का ड्रेसिंग कर उसकी टोपी पहनकर एक तलवार हाथ में लेकर उन्होंने ऐलान किया कि हम कर्नाटक के शेर हैं। तो जब अपने आप को सेकुलर बताना होता है तो वो टीपू सुल्तान की तारीफ करते हैं। जैसे वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर फिर दोबारा बन जाते हैं तो यही टीपू सुल्तान, जिनकी जो है ना यौम पैदाइश पर कांग्रेस की हुकूमत ने तातील का ऐलान किया था, इन्होंने आते ही जो है ना वो तातील को बर्खास्त कर दिया। और माइनॉरिटीज के मुताल्लिक़ जो स्कीमात थी, शादिया भाग्या और दीगर कई स्कीमात को इन्होंने जो है ना कट कर दिया। ये जो है ना जब बीजेपी से इनको जोड़ दिया जाता है तो इनका किरदार कुछ अलग होता है, इनका इंडिविजुअल किरदार कुछ अलग होता है। मैं यसर बोम्मई साहब को पहले तो उनके चीफ मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने सेकुलर किरदार को खत्म होने नहीं देंगे, बल्कि पूरी रियासत के अवाम के लिए वो काम करेंगे और उनकी क़यादत में रियासत इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेगी। बिल्कुल नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो बोम्मई सर अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं ज़्यादा फिरका परस्ती की तरफ नहीं, डेवलपमेंट की तरफ वो काम करेंगे और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें और ये कैसे कोविड से एक नए गाइडलाइंस ला करके उसको लोगों से बचाया जाए, उस पर फोकस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये नए चीफ मिनिस्टर साहब से। तो खाजी साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी मैं एक और सियासी सवाल आपसे करता हूँ। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आप लोगों को कहाँ तक कामयाबी मिलेगी, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, ये कौमी सियासत का सवाल है सबसे पहले, और कौमी सियासत पर हमारी पार्टी के सुप्रीमो नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बहुत बड़ी गिरफ्त रखते हैं। वो जो भी करेंगे इंशाअल्लाह बहुत सोच समझ कर करेंगे। रही बात ज़्यादा सीटों के वहाँ पर खड़ा करने की, तो ये उनकी अपनी हिकमत अमली है, कहाँ से कितने जो है ना सीटों को खड़ा किया जाए। बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी हमको पूरा हक हासिल है कि हम कहाँ से ठहरे कहाँ से ना ठहरे। इस बारे में किसी भी किस्म का सवाल नावाजिबी है। तो सर, जैसे कि अपने इलेक्शंस की बात हुई, यहाँ बिदर में भी गालिबन 26 और 32 वार्ड नंबर से इलेक्शंस होने के हैं, तो उसमें आपकी पार्टी से कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, और क्या आपका यहाँ पे बिदर के इस इलेक्शन में क्या मौका? नहीं, यकीनन जब पिछली मरतबा जब बल्दिया का इलेक्शन हुआ, हम इन दोनों ही वार्डों से अपने कैंडिडेटों का ऐलान किया था। वो किस स्टे की वजह से वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सका।
अब वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, तो यकीनी तौर पर वहाँ से हमारे उम्मीदवार होंगे वार्ड नंबर 26 से भी और 32 से भी। मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा, वार्ड नंबर 26 जो अब डिलिमिटेशन के बाद इसको ये नंबर दिया गया है, साबिक़ में ये वार्ड नंबर 28 था, और इसी 28 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काउंसलर शिवानंद वंटे वहाँ से दलित भाई थे जो वहाँ से इलेक्शन जीते थे। और मैं फख्र के साथ ये कहना चाहूँगा कि उनके मुकाबले में खड़े होने वाले बीजेपी के, जनता दल के, कांग्रेस के, बीएसपी के, आज़ाद, सब मिलाकर 9 उम्मीदवार खड़े हुए थे और पूरे 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। तो इंशाल्लाह और फिर इन 5-8 सालों में काम भी वैसे ही हुए वहाँ पर, और वहाँ की अवाम बखूबी जानती है कि मजलिस सिर्फ वादा नहीं करती बल्कि काम करती है, इसलिए हमको उम्मीद है कि वहाँ से हमारा उम्मीदवार कामयाब होंगे। तो इससे ये आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आपके जो दलित भाई वहाँ से जीत के आए थे, तो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिर्फ ये मुसलमानों की पार्टी है और सिर्फ मुस्लिम्स कैंडिडेट ही यहाँ पर जीत के आते हैं, तो ये बात गलत है। जो बी टीम कहते हैं, ये अभी जो हमारा काउंसलर मुल्तानी कॉलोनी से जीता है वो भी एक दलित काउंसलर है, और वहाँ का भी रिकॉर्ड ये है कि पूरे बिदर के 35 वार्डों में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला और सबसे बड़ी मार्जिन लेने वाला कैंडिडेट भी जो है ना एक दलित भाई ही है। बिल्कुल से मैं आपको उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ खादरी साहब। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बिदर के AIMIM के अध्यक्ष खादरी साहब। तो हमने उनके बारे में उनसे जाना कि मिनी विधान सौदा के बारे में, और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आए हैं उनसे क्या तवक्को करते हैं, और कुछ चीज़ें जो यूपी इलेक्शंस के बारे में होने वाले हैं उसके बारे में भी जाना। तो अगर आपके कुछ और सवालात हैं और इस इंटरव्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके बारे में आपको कुछ कमेंट्स देने हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा खुसूसी इंटरव्यू यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।